हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सेमिस्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ कंपनी। अकाउंटिंग ऑफ कंपनी 1 आपका सेमिस्टर 3 के सिलेबस में है। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेमिस्टर में आपका जो शेयर्स का जो अकाउंटिंग है, मतलब इशू ऑफ शेयर वगैरह जो है, उसका जो अकाउंटिंग जो जर्नल्स जो है वो इस सिलेबस में आपका नहीं है इस सेमिस्टर 3 में, वो है आपका सेमिस्टर 4 के सिलेबस में। तो आज जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट, एंड साथ साथ में शेयर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थियोरेटिकल पार्ट लेके डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह एक्चुअली आपका इस सिलेबस में नहीं है और आएगा भी नहीं, थियोरेटिकल पार्ट ही आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेयर के बारे में और शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं। आपका एक काम होगा, हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और नोट्स को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेना है, क्योंकि हमने जो नोट्स दिए आपको एकदम जिस्ट बना के एकदम अच्छे तरीके से एक नोट्स बना के दिए हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। और एक काम आपको करना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना है। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए इस लेक्चर में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है चैप्टर, देखिए यहाँ पे जो सिलेबस में आपका है, इस चैप्टर का जो सिलेबस में है वो है आपका, एक मिनट भाई साहब थोड़ा सा रेडी कर ले। जैसे हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, उसका नेचर एंड टाइप, इसके बारे में एक्चुअली आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेमिस्टर 3 की सिलेबस में है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। चलिए, हमें पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, क्या डिस्कस करेंगे उसी के बारे में हमने बताया। अच्छा, जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं उसके लिए भी हमने बिल्कुल बंगाली में नोट्स इंग्लिश के साथ साथ हमने रखे हैं। जो बंगाली में लिखने वाले हैं वो अपना नोट्स बंगाली में बना ले, और जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं, मतलब लिखना तो कुछ है नहीं, टिक लेना है, लेकिन जो भी नोट्स लिखना है आपको तो वो ज़रूर आप इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं आगे। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंपनी का क्या मीनिंग है, मतलब कंपनी का क्या मतलब है वो पहले जान लेते हैं। कंपनी क्या है? ए कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस और एक्टिविटी। एक लॉफुल बिजनेस और एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए कुछ व्यक्ति का एक एसोसिएशन से, कुछ पर्सन का एक एसोसिएशन से, डेफिनेटली ये रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए अंडर सेक्शन, मतलब कंपनीज एक्ट वाइज वो रजिस्टर होके कंटिन्यू करना है, तो इसको हम बोलेंगे कंपनी। कंपनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन जो रजिस्टर करते हैं कंपनीज एक्ट वाइज कोई लॉफुल बिजनेस कैरी करने के लिए। क्लियर है भाई, समझ में आया। যারা বাংলায় লিখবে তাদের দেখো তাদের জন্য আমি কিন্তু বাংলায় নোট দিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাংলায় নোটটা লিখে নিতে পারো। चले आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब कंपनी का जो मालिक है, जो उससे कंपनी का अलग से एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल व्यक्ति की तरह काम करते हैं। इट रजिस्टर्स बाय लॉ एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये लॉ वाइज एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी को याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इनके ओनरशिप में प्रॉपर्टी रह सकते हैं। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब अपना नाम पे, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। बोरो मनी, सू एंड टू बी सूड इन द ओन नेम। ठीक है भाई, क्लियर। ये हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का फीचर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने बताया सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर से बिल्कुल एक अलग व्यक्ति की तरह, आर्टिफिशियल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा इन्हें। सो ए कंपनी द एंड इट्स शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन द आई ऑफ लॉ। इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से कंपनी का ओनर जो मतलब इसका शेयर होल्डर्स है और जो कंपनी है, दोनों अलग व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, द कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओनरशिप रख सकते हैं। द शेयर होल्डर्स डू नॉट डायरेक्टली ओन द इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ ए कंपनी। कोई भी इंडिविजुअल एसेट्स का ओनरशिप पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का, कोई शेयर होल्डर का नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी ओन्स, if a company owns building belongs to the company and not personally to the shareholders। कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है तो वो कंपनी का बिल्डिंग है, वो कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर का बिल्डिंग नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। मतलब प्रॉपर्टी अपना कंपनी का है, किसी व्यक्ति का मतलब किसी शेयर होल्डर का पर्सनली नहीं है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह काम करते हैं, खुद ही एक व्यक्ति की तरह काम करते हैं। सो ये कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ के हिसाब से इन्हें बनाया गया है एक व्यक्ति की तरह। सो इट इज़ नॉट नेचुरल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मली हम लोगों की तरह ऐसे ह्यूमन बीइंग ये नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग की तरह मतलब एक ह्यूमन बीइंग की तरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि इट एक्ट थ्रू डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय। इसको चलाने वाले लोग डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स है, लेकिन ये खुद एक ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। इसको चलाने वाला डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज़ चलाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। सो ये कंपनी कैन परफॉर्म मेनी लीगल एक्टिविटीज़ लाइक नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन जो है हम लोगों की तरह, आम पब्लिक की तरह, वो भी कुछ ऐसे कुछ काम, लीगल काम कर सकते हैं। ठीक है, बट हैज़ नो फिजिकल बॉडी ऑफ इट्स ओन। मतलब इनका कोई फिजिकल हमारे तरह कोई बॉडी इनका नहीं है, लेकिन ये अपना जो नाम है उसके हिसाब से एक रजिस्टर्ड आर्टिफिशियल व्यक्ति की तरह काम कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई? नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशंस। मीन्स ये चलता रहेगा, है ना। कोई व्यक्ति, कोई कंपनी का किसी का देहांत हो गया शेयर होल्डर का, इसलिए कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशंस मीन्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कंटिन्यूज इवन व्हेन इट्स मेंबर्स चेंज। मेंबर चेंज होता रहता है, ठीक है ना। किसी का देहांत भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी क्या है कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है भाई, कंपनी चलता रहेगा। दैट मीन्स डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, इंसैनिटी ऑफ शेयर होल्डर्स डज नॉट एंड द कंपनी। किसी के कुछ होने से कंपनी बंद नहीं होगा। ठीक है भाई, ये चलता रहेगा। ये कंपनी कंटिन्यूज अनटिल इट्स लीगल ओन्ड अप। जब तक ये लीगली इसको बंद नहीं किया जाता है तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, देयरफॉर इट सेड मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूज। ऐसे ना आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कुछ एसेशन रीजनिंग इस तरह कुछ क्वेश्चन में ये डाल के आपको पूछा जा सकता है। ट्रू फॉल्स में इस तरह से स्टेटमेंट डाल के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, मेंबर आना जाना तो चलता रहेगा, लेकिन कंपनी चलता रहेगा। कोई मेंबर आए, कोई मेंबर जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना काम करते चलेंगे। मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज जनरली लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ठीक है, जितना उनका शेयर का पैसा अभी दिए नहीं है, कुछ अनपेड है, उस मतलब उतना तक ही उनका क्या होगा, लायबिलिटी रहेगा। उससे ज़्यादा लायबिलिटी उसका
नहीं होगा। जैसे कि पार्टनरशिप के केस में या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है कि अपना अगर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का कोई लॉसेस होता है, कोई लोन वगैरह चुकाने के लिए अगर वो बिजनेस का एसेट या पैसा शॉर्ट पड़ जाए तो अपना प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ता था। यहाँ पे ये मैटर नहीं है। ठीक है भाई, लायबिलिटी इनका लिमिटेड है। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट, देयर पर्सनल एसेट्स आर जनरली नॉट यूज टू पे द कंपनीज डेट, जो अभी आपको बताया, बियॉन्ड देयर लीगल लायबिलिटी। ठीक है, लीगल लायबिलिटी के ऊपर जाके अपना प्रॉपर्टी बेच के डेट नहीं चुकाना है। ठीक है, इफ अ शेयर होल्डर्स हेल्ड 2000 अनपेड 2000 अनपेड, ठीक है, हैज़ 2000 अनपेड ऑन हिज शेयर्स, हीज लायबिलिटी इज जनरली क्या होगा, लिमिटेड टू 2000। 2000 अभी देना है कंपनी को, नहीं दिया था उन्हें, अनपेड है शेयर होल्डर से कुछ, उतना तक ही उनको कंपनी को पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा लायबिलिटी उनका नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी क्या बोला है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनीज इटसेल्फ, जो कंपनी का जो प्रॉपर्टीज है कंपनी का खुद का है, वो सेपरेट है। कैसे, शेयर होल्डर्स कैनॉट क्लेम इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ ओवर द कंपनीज एसेट मेयरली बिकॉज दे ओन शेयर। कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है वो सिर्फ शेयर, एक पार्ट खरीद के रखा है, इसलिए कभी भी वो ऐसे इंडिविजुअली नहीं बोल सकते कि भाई इस प्रॉपर्टी का हम ओनर है, ऐसे बोलने का मौका नहीं है इंडिविजुअली। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉपर्टीज़ है कंपनी के नाम पे है और वो कंपनी का ओनरशिप है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स का नहीं है। So thus the company's property and members' personal property are different। किसी शेयर होल्डर का खुद का प्रॉपर्टी और कंपनी का जो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, एक नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या बोला गया है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू लॉ। लॉ के हिसाब से, आइन के हिसाब से कंपनी का, पब्लिक कंपनी का जो शेयर्स होता है वो शेयर्स कभी भी आप किसी को बेच सकते हैं, किसी से खरीद सकते हैं, मतलब ये ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल रूल्स। रूल के हिसाब से, एप्लीकेबल जो रूल्स है उस रूल के हिसाब से अपना जो शेयर है किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ रेस्ट्रिक्टेड, बट इन प्राइवेट कंपनी अगर होगा तो वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड होता है। इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में बिल्कुल क्लियर करके बताया गया है। जो पब्लिक कंपनी का शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का शेयर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में क्या बताया गया है कि ट्रेडिशनली द कॉमन सील वाज ट्रीटेड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का एक स्टैम्प होता है, एक सील होता है, वही कंपनी का एक्चुअली सिग्नेचर के हिसाब से देखा जाता है। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ए कॉमन सील इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। पहले ये कंपलसरी था, लेकिन अभी ट्रेडिशनली ये कंपलसरी था, लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं है, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। किसके हिसाब से, आफ्टर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है भाई, पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चंस। चलिए, हर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो हर पॉइंट से क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा भाई, जरूर इसको क्लियर करके लिख लेना, नोट बना लेना। Therefore, students should remember that a company may function without a common seal। तो इसका मतलब है आगे कॉमन सील के अलावा भी कंपनी अपना रन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कैपेसिटी टू sue एंड sue, इसका मीन्स ए कंपनी कैन स्यू अनदर पर्सन्स इन इट्स ओन नेम। अपना नाम पे दूसरे किसी के ऊपर वो मतलब केस कर सकते हैं। ठीक है, कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली द लीगल एक्शन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अगेंस्ट द कंपनी इन इट्स ओन नेम। कंपनी के नाम पे भी
आउटसाइडर कोई भी कंपनी के नाम पे लीगल एक्शन ले सकते हैं, कंपनी के नाम के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, किसी शेयर होल्डर के ऊपर नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर उन्हें लीगल एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एक्चुअली कंपनी चलाने वाले कोई और होता है और कंपनी का ओनर कोई और होता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इट्स मैनेजमेंट इज जनरली कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जो इसको मैनेज करने का जो काम है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी नहीं चलाते, नहीं मैनेज करते। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर जनरली सेपरेटेड इन कंपनी। कंपनी के केस में ओनरशिप एंड जो मैनेजमेंट है कंपनी को चलाना है वो दोनों अलग व्यक्ति होते हैं। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वही कंपनी चलाते हैं, जो कि शेयर होल्डर उन्हें मतलब इलेक्शन के दौर पे मतलब सिलेक्शन के दौर पे उन्हें बैठाते हैं। ठीक है भाई। नाउ टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी होता है, तो ऑन द बेसिस अलग अलग बेसिस के हिसाब से कंपनी को भी हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, काफ़ी टाइम बकबक कर चुके हैं, पानी पीना ज़रूरी है। आप भी पानी पी लीजिए थोड़ा भाई। ठीक है भाई, चले आगे, चलते आगे। नाउ टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कब वो बना है, उसी कैसे बना है, उसके हिसाब से कंपनी को कैसे कंपनी बना है उसके हिसाब से कंपनी को डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक होता है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है? ये कंपनी फॉर्म्ड अंडर ए स्पेशल चार्टर्ड ग्रांटेड बाय ए सोवरेन अथॉरिटी इज कॉल्ड ए चार्टर्ड कंपनी। ठीक है भाई, कोई मतलब सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा ग्रांटेड किया हुआ कुछ स्पेशल चार्टर्ड के हिसाब से अगर कोई कंपनी बनता है तो उसको हम बोलेंगे चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, ठीक है। तो दिस कंपनीज वेयर मेनली कॉमन इन अर्लियर पीरियड। अभी ये कंपनी नहीं दिखाई देता, ये शुरुआत में मतलब अर्लियर समय में ये दिखाई देता, शुरुआत में दिखाई देता। अभी ऐसे कोई चार्टर्ड कंपनी ज़्यादातर नहीं दिखाई देता। अगर चार्टर्ड कंपनी का एग्जाम्पल आपको देखना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चार्टर्ड कंपनी का एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आके क्या क्या किए हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचूटरी कंपनी। स्टैचूटरी कंपनी क्या होता है? ए कंपनी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड ए स्टैचूटरी कंपनी। अगर कोई कंपनी ऐसे पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट के कुछ स्पेशल एक्ट के हिसाब से या स्टेट लेजिस्लेचर की कोई एक्ट के हिसाब से बनता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैचूटरी कंपनी। ठीक है भाई। सो इट्स पावर्स एंड फंक्शंस आर डिटरमाइंड मेनली बाय द स्पेशल एक्ट। जो एक्ट के हिसाब से अंडर व्हिच इट इज़ फॉर्म, जिस एक्ट के हिसाब से कंपनी बना है उसी के द्वारा इसका फंक्शन, वो जो क्षमता है इनका चलाने का जो क्षमता है, दोनों ही उसी के द्वारा क्या होता है, डिटरमाइन होता है। ठीक है भाई, उसी के द्वारा ही चलते हैं। ठीक है, क्या ये काम करेगा ये सब वही ठीक करते हैं, वो एक्ट के हिसाब से ठीक होता है। जैसे एग्जाम्पल LIC एंड RBI इंडिया में इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस एंड RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों इस तरह का स्टैचूटरी कंपनी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर होकर जो कंपनी बनाए उसको रजिस्टर्ड कंपनी बनाए बोलेंगे। क्लियर है। सो मोस्ट मॉडर्न बिजनेस कंपनीज बिलोंग टू द दिस कैटेगरी। ज़्यादातर कंपनी जो है, मैक्सिमम जो कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी है। क्लियर, समझ में आया। जो भी कंपनी आपको देख रहा है वो ज़्यादातर रजिस्टर्ड कंपनी ही है आज की डेट में। चलिए
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की आधार पे कंपनी को कैसे हमने डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब लायबिलिटी शेयर तक है उनका। जैसे ये कंपनी व्हिच लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन देयर शेयर्स इज कॉल्ड द कंपनीज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब जो कंपनी का लायबिलिटी, मेंबर का जो लायबिलिटी, उसका जितना अमाउंट अनपेड है शेयर के लिए उतना तक ही उनका लायबिलिटी लिमिटेड है, तो उसको बोलेंगे हम कंपनी, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर? पिक्चर क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़े। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, इसी टाइप का कंपनी जनरली हमारे यहाँ चलता है, कॉमन फॉर्म है, इसी फॉर्म में ज़्यादातर कंपनी है। नेक्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये क्या होता है? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज वन where members undertake to contribute a specified amount in the event of winding up। मतलब जब कंपनी बंद होगा, कंपनी बंद होने के टाइम पे अगर कोई लायबिलिटी रह जाते हैं उसके लिए स्पेसिफिक कुछ मेंबर कुछ अमाउंट का मतलब एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा अपने तरफ से। तो ऐसे अगर कोई गारंटी देते हैं कोई मेंबर कंपनी को तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर? ठीक है। कब देगा? जब कंपनी वाइंड अप होगा, मतलब कंपनी जब बंद हो जाएगा तब। ओके। नेक्स्ट बोला है कि सच कंपनीज आर ऑफन फॉर्म फॉर चैरिटेबल, सोशल, एजुकेशनल और नॉन प्रॉफिट पर्पस में जनरली ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनता है कंपनी। ठीक है, जिसका मोटो प्रॉफिट नहीं होता। क्लियर? इस टाइप का कंपनी के केस में ऐसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब? एन अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी इन व्हिच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड। जिस कंपनी का जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनका लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, मीन्स उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड कंपनी। In certain circumstances, members may have to contribute from their personal assets to meet the company's liability। कभी कभी ऐसे हो सकता है जिस कंपनी में, इस तरह का जो कंपनी के केस में कंपनी का जो मेंबर्स है वो अपना प्रॉपर्टी बेच के फिर यहाँ पे कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है उनको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर कुछ हो, ऐसे अगर कंपनी बनता है तो उसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड कंपनी, मतलब उसका लायबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड है, पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब होता है? ये प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी हु इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स एंड डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। मीन्स प्राइवेट कंपनी का मतलब एक कंपनी है जो अपना शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक के पास शेयर बेच नहीं सकते, मतलब पब्लिक को शेयर बेच नहीं सकते, मतलब सिक्योरिटीज़ बेच नहीं सकते, और अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। ठीक है भाई? चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये प्राइवेट कंपनी जनरली रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स। कोई भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इज जनरली 200। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम 2 मेंबर्स है और मैक्सिमम कितना? 200 है, याद रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन। क्लियर है? सो इट नेम्स जनरली एंड्स विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो एंड, नाम के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। क्लियर? तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी, मीन्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट
ये प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है, ठीक है। सो ये पब्लिक कंपनी जनरली रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, ये याद रखना आपको, मिनिमम कितना मेंबर्स, 7 मेंबर्स है, 7 मेंबर मिनिमम चाहिए कंपनी फॉर्म करने के लिए। एंड देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, कोई मैक्सिमम लिमिट इसका नहीं है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर का लिमिटेशन नहीं है। सो इट्स शेयर्स आर जनरली क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ, ठीक है। और क्या है, ये पब्लिक कंपनी में इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़ सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये कंपनी अपना जो शेयर्स है पब्लिक के पास बेच सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं, करके पैसा ला सकते हैं, मतलब पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। क्लियर है भाई, कंपनी पब्लिक के पास शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक को। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकते पब्लिक को। क्लियर है। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है जो है 1 पर्सन कंपनी, हाँ एक ही व्यक्ति कंपनी बना सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी। ए 1 पर्सन कंपनी इज़ अ कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, इसमें एक ही मेंबर रहेगा कंपनी का, ठीक है, वो होगा 1 पर्सन कंपनी। सो इट प्रोवाइड्स ए कॉरपोरेट फॉर्म विथ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी टू एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, एक ही व्यक्ति एक ही एंटरप्रेन्योर जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही है, लेकिन इसका लीगल एंटिटीज़ मतलब लीगली एक अलग आइडेंटिटी बनेगा और इसका जो लायबिलिटी होगा वो भी लिमिटेड होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह एक ही मालिक है, लेकिन ये कंपनी है, कंपनी की तरह इसका बाकी सब कुछ कंपनी की तरह होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स क्या है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ए गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर्स कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जिस कंपनी का या जॉइंटली भी हो सकता है 51% मिनिमम शेयर होल्ड करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिला के मिनिमम शेयर होल्डिंग उनका 51% होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। जो लोग बंगाली में थ्योरी लिखने वाले हैं उसके लिए देखिए नीचे थ्योरी बंगाली में दिया हुआ है, बांग्लाয় থিওরি পরিষ্কার দেওয়া আছে, তোমরা বাংলায় থিওরি নোটগুলো লিখে নিতে পারো, ঠিক আছে। তোমাদের জন্য বাংলায় কোশ্চেন তো থাকবেই और কোশ্চেন থাকবে, তোমরা বাংলায় নোটসগুলো লিখে নাও, ঠিক আছে। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है, अ फॉरेन कंपनी इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच establishes a place of business in India and conducted business activity in India according to law। तो ये फॉरेन कंपनी क्या है, किसी दूसरे देश में ये बना हुआ है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन वो इंडिया में आके वो अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो हमारे देश में आके एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, जैसे KFC हो गया, ठीक है, KFC हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी, कोका कोला हो गया, ये सब कंपनी बाहर का कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर में हुआ है, लेकिन दूसरे देश में, लेकिन यहाँ आके वो क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज चलाते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। क्लियर। बहुत सारे टाइप ऑफ कंपनी होता है भाई साहब। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, अ कंपनी व्हिच कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज़ कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। कोई कंपनी अगर दूसरे कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जनरली होल्डिंग कंपनी है तो भी सब्सिडियरी कंपनी भी होगा, क्यों, क्योंकि एक कंपनी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इज़ कॉल्ड ए सब्सिडियरी कंपनी, मतलब जो कंपनी को होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करते हैं उस कंपनी को बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है भाई। जिस कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल किया, कंट्रोल करते हैं, मतलब जिस कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी के पास होता है, उस कंपनी को बोला जाता है सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर। सो
द कंट्रोलिंग कंपनी इज़ नोन एज द होल्डिंग कंपनी, जो भी अभी बताया है, और जिसको कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी और इसका टाइप्स, कंपनी का फीचर्स, इसके बारे में हमने डिस्कस बिल्कुल कर दिया, कंप्लीट हो चुके हैं। अलग अलग कंपनी का टाइप कैसे क्या होता है वो सब कुछ क्लियर हो गया। ये जो नोट्स आपको दिए इसके आधार पे एमसीक्यू बनेगा, आपको ये नोट्स को बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। वीडियो को 2-3 बार करके चाहे तो आप देख लीजिए, देख के एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर? आगे चले। नाउ आता है पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे शेयर लेके डिस्कस करेंगे। शेयर का अकाउंटिंग जो जर्नल वगैरह हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन शेयर क्या है, शेयर का अलग अलग टाइप क्या है, शेयर का फीचर्स क्या है, कैसे इशू वगैरह होता है वो बताएंगे। लेकिन उसका अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो इस लेक्चर में नहीं बताएंगे, इसलिए कि वो सेम 4 में है, जिसके ऊपर हमें ऑलरेडी काफ़ी सारे हमने वीडियो कर चुके हैं और नए नए फिर आपको बना मतलब वीडियो करके देंगे, आपको लेक्चर दे के आपको देंगे। लेकिन जब सेम 4 आएगा तब हम इसको देंगे। अभी सेम 1 में इनका जितना पार्ट यहाँ पे है, सेम 3 में, सॉरी सेम 1 नहीं, सेम 3 में जितना पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली हमने 2 पार्ट कर सकते थे, हमने सोचा कि 1 शॉट में इसको कंप्लीट कर दे, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। एक शॉट में 1 शॉट में आपको ये हो जाए तो फिर आपके लिए फ़ायदा होगा। एक बार आप देख लेंगे, काम बन जाएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर क्या है, शेयर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शेयर है क्या? ए शेयर इज़ अ यूनिट इनटू व्हिच द शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड। कंपनी का जो टोटल शेयर होता है, उस शेयर को छोटे छोटे टुकड़े में जो बांटते हैं हम उसको बोलते हैं, मतलब कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़े में जो हम बांटते हैं, हर टुकड़े को बोलते हैं शेयर। मान लीजिए कंपनी का है कैपिटल है 1 लाख, तो हमने क्या किया, उसको 10,000 में डिवाइड कर दिया, 10 रुपये करके 10,000 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना, तो ये हर 10 रुपये का जो टुकड़े हैं वो टुकड़े आपका शेयर है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, इट रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर 1 लाख उसका टोटल कैपिटल है, 10,000 हमने उसको शेयर में बांटा है। अगर आपने 1 शेयर खरीद लिया, इसका मतलब है 10,000 शेयर्स में से 10,000 का मतलब एक पार्ट आपका, 10,000 पार्ट का एक पार्ट आप मालिक हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी आपको हमने बताया था उसी एग्जांपल दिया। इफ कंपनी हैज़ अ 1 लाख शेयर्स, ₹10 ईच, सो ईच 10 यूनिट्स, ₹10 यूनिट्स इज कॉल्ड ए शेयर। जो अभी बताया हमने, 10 रुपये का जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे शेयर। ठीक है, नाउ चलते हैं भाई, शेयर का क्या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ शेयर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर इज़ यूनिट ऑफ अ कंपनीज कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो कैपिटल है उसका एक जस्ट छोटा सा टुकड़ा है, एक यूनिट है। शेयर रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द कंपनी सब्जेक्ट टू द राइट्स अटैच टू दैट क्लास ऑफ शेयर्स। मतलब उस शेयर की क्लास वाइज उसमें एक उनका अधिकार भी रहेगा, उतना सा पार्ट अधिकार भी उनमें रहेगा। नेक्स्ट है, शेयर्स आर ट्रीटेड एज अ मोबाइल प्रॉपर्टी अंडर कंपनीज लॉ। कंपनीज लॉ के हिसाब से शेयर को एक मोबाइल प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं। ए शेयर हैज़ अ नॉन नॉमिनल और फेस वैल्यू। हर शेयर का जो अभी आपने बताया ना 10 रुपया करके वो होता है, उसका शेयर का फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। जो मार्केट में बेचते हैं वो मार्केट प्राइस है, वो फेस वैल्यू नहीं है। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर्स में बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। जनरली अगर 10 रुपये का शेयर है, मार्केट में आप देखेंगे उसको 100 में 200 में बेच रहा है, लेकिन उसके एक्चुअल प्राइस 10 रुपया ही है। जो 10 रुपये है वो है उसका फेस वैल्यू। ठीक है, क्लियर? इसलिए मार्केट प्राइस के साथ फेस वैल्यू डिफरेंस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शेयर तो समझ में आ गया है, अब शेयर कैपिटल क्या है? ठीक है, व्हाट इज शेयर कैपिटल? सो द टोटल कैपिटल रेज्ड ऑन और intended to be raised by company through the issue of share is called the share capital। जितना कैपिटल आप पब्लिक को शेयर इशू करके कलेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे कंपनी का शेयर कैपिटल। ठीक है, आपने 10 लाख रुपया 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपया करके, तो 10 रुपया इंटू 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा भाई? 10 लाख। तो ये 10 लाख आपका क्या है? शेयर कैपिटल है। क्लियर है? So it represents the amount contributed by shareholders towards the capital of the company। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट कंपनी को एज अ
कैपिटल के दौर पे दिए हैं, ठीक है। कैपिटल हिसाब से कितना पैसा दिए हैं शेयर होल्डर, वो इसके समझ में रिप्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नेचर क्या है? सो शेयर कैपिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी। लंबे समय के लिए अगर कंपनी को फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है कंपनी के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड फेस वैल्यू। जैसे अभी बताया हमने 10 रुपये 100 रुपये में अलग अलग अमाउंट के हिसाब से शेयर को हम अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं शेयर कैपिटल को। इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। कंपनी को कितना शेयर होल्डर कितना पैसा दिए हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स में कैरी डिफरेंट राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जैसे कि कंपनी का जो अलग अलग शेयर्स होता है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स होता है, वो बताएंगे अभी आपको। तो अलग अलग क्लास का शेयर के हिसाब से उन्हें डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होगा वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। सो द इशू एंड ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आर रेगुलेटेड बाय कंपनीज लॉ, ठीक है। कंपनी के लॉ के हिसाब से ये इशू कितना होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ कंपनी की लॉ के हिसाब से रेगुलेट होता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी अलग अलग टाइप का होता है, जो अभी आपको बताया हमने। एक एक्चुअली शेयर कैपिटल एक्चुअली अलग अलग टाइप का होता है। क्या क्या होता है? जैसे कि ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। मतलब कंपनी को मैक्सिमम जितना अमाउंट ऑथराइज किया गया कि आप पब्लिक को इतना अमाउंट शेयर इशू करके कलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। जो कंपनी को जितना ऑथराइज किया गया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जितना ऑथराइज किया है कि आप 10 लाख अमाउंट पब्लिक से शेयर इशू करके उठा सकते हैं, तो ये 10 लाख हो गया कंपनी का ऑथराइज कैपिटल। तो कंपनी मैक्सिमम 10 लाख तक ही पब्लिक को इशू कर सकते हैं, मतलब शेयर के हिसाब से इशू करके कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकते कंपनी। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। तो इसका दूसरा तीसरा नाम भी है, एक है रजिस्टर्ड कैपिटल और इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल कैपिटल। क्लियर है भाई? जैसे कि इफ ए कंपनी ऑथराइज इशू 5 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, सो इट्स ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा, सिंपल। 5 लाख शेयर इशू कर सकते हैं और हर शेयर का प्राइस 10 रुपये करके, इतना शेयर उसका ऑथराइज है। टोटल कितना ऑथराइज कैपिटल हो गया? 5 लाख। नेक्स्ट आते हैं हम इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड और इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन है जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया गया है या ऑफर किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑथराइज कैपिटल जैसे अभी देखा हमने 50 लाख है, इसमें से कंपनी 30 लाख शेयर मतलब 30 लाख रुपीज़ जो है वो पब्लिक को इशू किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल 30 लाख बोलेंगे, ठीक है। ऑथराइज 50 लाख है लेकिन पब्लिक को इशू किया कितना? 30 लाख, तो 30 लाख इसका इशूड कैपिटल हो गया। जैसे अभी आपको हमने बताया कि उससे कम इशू कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑथराइज से ज़्यादा इशू नहीं हो सकता लेकिन उससे कम हो सकता है। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल इज़ द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। जो शेयर हमने इशू किया था इशूड कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर्स और मेंबर्स। जितना कैपिटल हमने इशू किए थे उसके अगेंस्ट में कितना शेयर पब्लिक ने खरीदा हमसे, ठीक है। पब्लिक ने कितना शेयर हमसे खरीदा है उसी हिसाब से, मतलब सब्सक्राइब किए हैं उसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे कि आप मानिए जैसे 30 लाख शेयर हमने अभी इशू किए थे, इसमें से पब्लिक ने सिर्फ 28 लाख शेयर खरीदे हैं या सब्सक्राइब किए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पब्लिक का जो एप्लीकेशन आया है वो 28 लाख का एप्लीकेशन रुपीज़ का, मतलब 28 लाख का एप्लीकेशन आया है, तो इसका मतलब है सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया? 28 लाख, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
कॉल्ड अप कैपिटल फिर क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच द कंपनी हैज़ कॉल्ड अपॉन शेयर होल्डर्स टू पे। मतलब जितना अमाउंट शेयर होल्डर को पे करने के लिए कंपनी ने आदेश दिए हैं, मतलब कलेक्ट करने के लिए बोला है, कॉल किया है, उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। एक्चुअली क्या होता है, जो ये शेयर इशू होता है ये मैक्सिमम 4 पार्ट में इसका पैसा लिया जाता है। पहले एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फास्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो ये मानिए 10 रुपया है, 10 रुपये को एप्लीकेशन में 3 रुपये लिया, अलॉटमेंट में 4 रुपये लिया, बाकी दोनों कॉल में 2-2 करके लिया। अगर अलॉटमेंट तक पैसा लेने के बाद अभी कंपनी नहीं मांग रहा है तो कितना अभी तक कॉल किए हैं? अलॉटमेंट तक कॉल किए हैं तो मतलब 3 और 4 7 रुपये करके कॉल्ड अप हुआ है, बाकी अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुआ है। तो सब्सक्राइब शेयर के अंदर जितना अमाउंट कॉल किया गया है, देने के लिए बोला गया है शेयर होल्डर्स को, वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है भाई? जैसे एग्जाम्पल में बताया आपको, देखिए इफ शेयर्स 10 रुपीज़ करके हैं, इस बार द कंपनी हैज़ कॉल्ड ओनली 8 रुपीज़, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 8 रुपये करके होगा। अभी जैसे आपको बताया कि 7 रुपीज़ करके कॉल्ड अप हो रहा है, बाकी 4 जो बाकी रह गया है, जो 1.5 रुपया करके जो बाकी रह गया है, जो बाकी 3 रुपया बाकी रह गया, उसके अलावा जो 7 रुपया हमने कॉल कर लिए थे वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पे जैसे 8 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है भाई? तो फिर पेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। जितना हमने कॉल्ड अप किए थे उसमें से एक्चुअली कितना पेड हुआ है, एक्चुअली शेयर होल्डर्स ने कितना अभी तक हमें पे किए हैं, जितना कॉल्ड अप किए थे, वो होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कि अभी आपको देखा हमने कॉल्ड अप कैपिटल 8 लाख है, तो उसमें से 7,60,000 पब्लिक ने, शेयर होल्डर ने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो वो होता है तो आपका पेड अप कैपिटल होता है 7,60,000। कॉल्ड अप कैपिटल से जितना पोर्शन आपको मिल गया है, शेयर होल्डर्स जितना पैसा आपको दे दिए हैं, वो होगा आपका पेड अप कैपिटल। क्लियर है भाई? देखिए एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। सो द अनपेड अमाउंट में बी ट्रीटेड एज कॉल्स इन एरियर। जो अमाउंट आपको नहीं मिला है उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। इसका जब साम्स करेंगे आप अगले जो सेमिस्टर में, तब और आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो अमाउंट हमें मिला नहीं है उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ कम टू रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल व्हिच द कंपनी रिजॉल्व टू कॉल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। ऐसे होता है कंपनी, जैसे अभी आपको बताया 8 रुपये करके कॉल्ड अप करके रख दिया, कंपनी चल रहा है, ये रिजर्व करके रखा कि 2 रुपये करके अभी तक मंगा नहीं। क्यों नहीं मंगा? कुछ सोचा है कि भाई जब कंपनी वाइंड अप होगा तब इनसे 2 रुपया करके ले लेंगे, लेके फिर इसको कोई डेट रहेगा तो चुकाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्लियर है भाई? सो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व। जनरल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, व्हेयरएज द रिजर्व इज द जनरली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से कुछ पोर्शन हटा के हमने रखा है एज ए रिजर्व, और ये जो रिजर्व कैपिटल वो बिल्कुल अलग है, इसमें दोनों एक नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए, सो आपने फ्लो ऑफ कैपिटल क्या कैसे है, फ्लो ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होता है, उसका थोड़ा सा स्टेप देख लेते हैं। तो अभी हमने जो स्टेप अभी आया है उसका एक जिस्ट हमने बना दिया, आप देख लीजिए थोड़ा कैसे होता है। पहले ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल हुआ, उसके बाद उसका कुछ पोर्शन हमने इशू किए, इशू करने के बाद कुछ सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्राइब्ड हुआ, उसके बाद हमने कॉल्ड अप किए हैं, फिर उसके बाद पेड अप कैपिटल हुआ। फाइनली कितना हमारे पास पैसा आया, हो गया पेड अप कैपिटल। ये इक्वल भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए कि जैसे कि ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा इशूड कैपिटल तो नहीं हो सकता, इशूड कैपिटल से ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल भी नहीं होगा, सब्सक्राइब कैपिटल से भी ज़्यादा कॉल्ड अप। अगर सब्सक्राइब कैपिटल एक्स्ट्रा आ भी गया वो हम क्या करेंगे, आ सकता है, ओवर एप्लीकेशन कभी कभार आता है तो हमने चुका देते हैं, लौटा देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं। फिर कॉल्ड अप कैपिटल उससे कम या सेम हो सकता है, फिर पेड अप कैपिटल उससे कम या सेम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है भाई? पिक्चर क्लियर? ये था फ्लो।
सो दिस सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अभी आपको सीक्वेंस वाइज हमने बता के चला है, तो वो सीक्वेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। कुछ शेयर और भी अलग अलग टाइप का शेयर्स है, टाइप्स ऑफ शेयर्स और भी है। जैसे द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों में बांटा जाता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। डेफिनेटली जो शेयर प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल रिस्क बेयरिंग ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मेन जो ओनर है वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो रिस्क भी बेयर करते हैं, प्रिंसिपल रिस्क बेयरर बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका कुछ बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि दे जनरली हैव वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, इसका फिक्स नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है। सो दे रिसीव डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसलिए प्रेफरेंस बोला जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ऑन वाइंडिंग अप, इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड अगर सेटिस्फाइड हुआ, पहले क्रेडिटर्स का चुकाना पड़ेगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा जब कंपनी बंद होगा उसके बाद जब बचेगा तो उन्हें मिलेगा। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को चुकाना पड़ेगा, फिर अगर कुछ बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या बेनिफिट है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले आपको बातों में ही आ रहा है कि प्रेफरेंस मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल रीपेमेंट करने के लिए या उनका जो डिविडेंड है वो उसको पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, इसलिए बोला जा रहा है इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली क्या होता है, रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को मतलब डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑन वाइंडिंग अप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल रीपेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है जब कंपनी वाइंड अप होगा, ठीक है भाई। चले आगे। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग टाइप का होता है। नंबर 1, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब होता है भाई? इन डिविडेंड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन द पर्टिकुलर ईयर, द अनपेड डिविडेंड accumulated and it carried forward to the future। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर केस में क्या होगा, अगर किसी साल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें डिविडेंड नहीं दे पाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो डिविडेंड अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो उसके साथ वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उतना उसे देना पड़ेगा। मान लीजिए 10% उसका शेयर डिविडेंड देना था, तो इस साल 10% डिविडेंड, मान लीजिए उनके 1 लाख शेयर से 10% 10,000 देना था, हमने नहीं दे पाया, तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा उसमें आपको 10% यहाँ पे 10,000, फिर उस साल का 10% के हिसाब से 10,000, ये दोनों ही आपको मतलब 20,000 उन्हें देना पड़ेगा। मतलब एक क्यूमुलेटिव होते हुए चलेगा डिविडेंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो देयरफॉर एरियर डिविडेंड पेड बिफोर इक्विटी डिविडेंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ इशू, ठीक है, जो एरियर डिविडेंड पहले उन्हें देना पड़ेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो क्यूमुलेटिव नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव है भाई, मीन्स द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर इन द पर्टिकुलर ईयर, द राइट टू दैट ईयर्स डिविडेंड डज नॉट नॉर्मली एक्यूमुलेटेड फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब है अगर इस साल में प्रॉफिट नहीं दिया तो नहीं दिया, अगले साल इस साल का प्रॉफिट आपको नहीं दिया जाता है इस टाइप ऑफ शेयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड
and may also participate in the surplus profit according to the terms of issue। इशू के टाइम पे अगर आपके पास ये टर्म्स है कि भाई अगर प्रॉफिट आपको जो रेट है 10% उसको हमने दे दिया, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कंपनी में हुआ है, हो सकता है कि उस प्रॉफिट का पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा दिया जाएगा, उस पोर्शन पे भी वो पार्टिसिपेट करे, मतलब उसको भी कुछ और एक्स्ट्रा दिया जाए, तो उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब सरप्लस प्रॉफिट का पार्ट अगर वो उसे मिलने का अधिकार है तो फिर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अब तो समझ में आ गया है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उन्हें सिर्फ क्या दिया जाएगा, उन्हें इंटाइटल ओनली द स्पेसिफाइड प्रेफरेंशियल राइट्स एंड नॉट नॉर्मली शेयर्स इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनका जितना रेट ऑफ डिविडेंड है, जो पोर्शन है, अधिकार है, उसका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Convertible preference shares, the convertible preference shares can be converted into equity shares according to the terms of issue। टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से कोई प्रेफरेंस शेयर को अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कहाँ कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी शेयर में। तो नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स मीन्स नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। सीधी सी बात है, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर द रिपेबल बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ एंड टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो शेयर का पैसा चुकाने का, मतलब रीपे करने का ऑप्शन है, उसको हम बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब एक टाइम के बाद या हर साल कुछ अमाउंट करके रिडीम करने का, मतलब चुकाने का अगर ऑप्शन है, उसको हम बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जैसे हमने देखा, इरिडीमेबल मतलब जो रिडीमेबल नहीं है, जिसको चुकाने का बंदोबस्त नहीं है, मतलब एक बार शेयर खरीद लिया तो वो चलता रहेगा, मतलब उसको रीपेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसको हम बोलेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है भाई, रिडीमेबल मतलब रिडीम कर सकते हैं, इरिडीमेबल मतलब जिसको रिडीम करने का ऑप्शन नहीं है, उसको हम बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब चलते हैं भाई, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस क्या है? अभी हमने जो पढ़ा है उससे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम एक थोड़ा सा उसका जिस्ट करके आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड के केस में क्या होगा, डिविडेंड के केस में क्या होगा? बेसिस क्या है? इक्विटी बेसिस है, जैसे कि बेसिस क्या है, बेसिस मतलब डिविडेंड। डिविडेंड के हिसाब से इन्हें जनरली क्या होता है, वेरिएबल होता है, और इसमें जनरली क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से उन्हें मिलता है। प्रायोरिटी, डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं मिलेगा, पहले प्रायोरिटी मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वोटिंग राइट्स इनका है, लेकिन इनका वोटिंग राइट जनरली नहीं है और रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, वोटिंग राइट के केस में रेस्ट्रिक्टेड है। रीपेमेंट पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड करने के बाद ही इनको मिलेगा, जब वाइंड अप होगा। इनको पहले इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले इन्हें पहले देना पड़ेगा। रिटर्न्स में भी हाई और लो, इसमें हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। यहाँ पे जनरली एक स्टेबल होता है, क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज उन्हें मिलता है, तो इसलिए स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर कैपिटल में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। शेयर एंड शेयर कैपिटल का क्या डिफरेंस है। ए शेयर इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैपिटल, सीधी सी बात है, टोटल जो कैपिटल उसका एक पार्ट है। वेयर शेयर कैपिटल इज द टोटल अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी ऑफ शेयर। पर्टिकुलर क्लास, जैसे अभी आपको इतने सारे क्लास के बारे में बताया हमने, इक्विटी, प्रेफरेंस, जो भी है इक्विटी शेयर के, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इतना टोटल जो मिला के जितना होगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल पार्ट को शेयर बोलेंगे और पूरा एक साथ करके जो कैपिटल होगा उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर देंगे तो फिर एग्जांपल, वन शेयर मे हैव
face value ₹10, whereas 1 lakh shares such as the represented the 10 lakhs are the share capital. सिंपल, एक शेयर है ₹10 लेकिन पूरा कितना 1 लाख शेयर मिला के कितना हो रहा है, टोटल शेयर कैपिटल हो रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करके 10 लाख आ रहा है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी हमने जो पढ़ा है शेयर के ऊपर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. पहले बोलते फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज़ द नॉमिनल वैल्यू असाइन टू विद ए शेयर. जैसे अभी आपको बताया कि 10 रुपया करके पर शेयर है, 1 लाख रुपीज़ को हमने 10,000 शेयर में बांटा है तो 10 रुपया, ये होता है फेस वैल्यू शेयर का, जो कि मार्केट प्राइस कम ज़्यादा इसका हो सकता है. इशू प्राइस. इशू प्राइस का क्या मतलब होता है? इशू प्राइस इज़ द प्राइस एट व्हिच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी. कंपनी जिस प्राइस में शेयर को इशू करते हैं वो डिस्काउंट में कर सकते हैं. जनरली नॉर्मल डिस्काउंट में नहीं कर सकते आप शेयर. अभी शेयर वो प्रीमियम में इशू कर सकते हैं या एट पार में इशू कर सकते हैं. 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में भी इशू कर सकते हैं, या 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में 13 रुपये में इशू कर सकते हैं एज अ प्रीमियम जोड़ के. ठीक है भाई, वो डिपेंड करता है कंपनी का सिचुएशन के हिसाब से. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू इज़ द प्राइस एट व्हिच शेयर्स इज ट्रेडेड इन द मार्केट. मार्केट में उस शेयर को लेकर कितना प्राइस में, 10 रुपये उसका फेस वैल्यू है, लेकिन मार्केट में उसको 20, 25, 50, 100 रुपये में भी ट्रेड हो सकता है, तो उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू. ठीक है. एट पार का मतलब क्या होता है? व्हेन द शेयर इशूड इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 10 रुपये का जो फेस वैल्यू वाला शेयर हम 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपये ही ले रहा है शेयर होल्डर से, तो उसको हम बोलेंगे एट पार, इशू एट पार. ठीक है. जैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, इशू प्राइस भी 10 है, तो इसको बोलेंगे एट पार. नेक्स्ट होता है एट प्रीमियम. मीन्स व्हेन द शेयर्स इज इशूड एट ए प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 10 रुपये है, हमने 12 रुपये में इशू किए, तो जो 2 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो है प्रीमियम, तो इसको हम बोलेंगे एट प्रीमियम. जैसे देखिए 10 रुपये हम 12 रुपये में इशू कर दिए, 2 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं. ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 रुपये हमने प्रीमियम लिए हैं, तो ये इशूड एट प्रीमियम हो गया. कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स. हम हर तरीके का चीज़ आपके सामने रखा है कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो, आपको समझने में तकलीफ ना हो, और आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर पाए. कुछ एग्जाम्पल दिया हमने, जैसे शेयर कैपिटल. सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कंपनी हैज़ ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स 10 रुपीज़, इस तरह से भाग कर सकते हैं. सो इट इशूड शेयर्स कितना वर्थ 30 लाख इशू किए हैं. हमने पहले ये दिखाया आपको, वही चीज़ को थोड़ा सा हमने समराइज़ कर दिया. अब देखिए एप्लीकेशन उसके पास कितना आया, 28 लाख का एप्लीकेशन आया है. उसके बाद कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किए थे, ₹8 किए थे, तो उसमें से रिसीव कितना हुआ, 750 आया है, ₹7.50 करके आए हैं. ठीक है. इसका अगर हम सॉल्यूशन करें किस तरह से, जो प्रॉब्लम आपको बता, देखिए ऑथोराइज कैपिटल कितना 50 लाख है, इशूड कैपिटल कितना 30 लाख है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया 28 लाख है, फिर कॉल्ड अप कैपिटल कितना इतना है, और आपका पेड अप कैपिटल कितना हो गया, पेड अप कैपिटल कितना हुआ 750 करके आया, तो पेड अप कैपिटल हो गया 21 लाख. फिर आपका कॉल सीनेरियर कितना हो गया भाई, टोटल मिलना चाहिए था 22,40,000, आपको मिला कितना 21,10,000, मतलब 21 लाख मिला है आपको, सॉरी 21 लाख मिला, तो इसका मतलब 1,40,000 आपका कॉल सीनेरियर हो गया. इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल, और कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए, मैटर को समझाने के लिए हमने दिए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो अभी आपको हमने पढ़ा है उसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखने के लिए वो चीज़ हमने एक साथ करके दिए हैं आपको. जैसे कि कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशंस, शेयर होल्डर्स जनरली एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ए शेयर इज़ अ यूनिट ऑफ कैपिटल. एकदम जिस्ट बना के दिया आपको मेन चीज़ को. शेयर कैपिटल ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स देन जो सीक्वेंस आपको बताया था, पहले ऑथराइज, उसके बाद इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद कॉल्ड अप एंड उसके बाद पेड अप. ठीक है, ये सीक्वेंस में चलेगा. रिजर्व कैपिटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व, अभी आपको बताया हमने. फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल रिस्क बियरर ऑफ द ओनर्स, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है. नेक्स्ट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, क्लियर. हमने जीस्ट भी बता दिया आपको, और एकदम 1 मिनट का एक रिवीजन, जो अभी हमने पूरा पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन. ठीक है, छोटा सा रिवीजन. क्या बोला है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी,
क्या पढ़ा हमने? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन्स है, परपेचुअल सक्सेशंस है और लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट और थोड़ा सा मेन टाइप्स क्या है कंपनी का? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट और आगे शेयर मतलब यूनिट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल रेज थ्रू शेयर्स। कैपिटल सीक्वेंस क्या है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, जो अभी आपको बताया है। ठीक है, जो आपने पढ़ा अभी उसका जिस्ट है ये। और शेयर्स इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, मतलब शेयर को हमने दो तरीके से बांटा है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर्स में बी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल। ठीक है, इतने टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है। पहले रिडीमेबल भी था, अभी रिडीमेबल नहीं है। तो ये आपका पूरा शेयर कैपिटल एंड कंपनी के बारे में जो आपका सिलेबस में है, क्लास 12 की सेम 3 का जो सिलेबस है, उसी हिसाब से हमने बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं। इसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो हेल्प हुआ, आपका कुछ एग्ज़ाम के लिए आपको सहायता किए, तो आपका एक काम है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, जैसे कि हमें भी थोड़ा उत्साहित मिले काम करने में, आपके लिए काम करने में हमें भी उत्साहित मिले, तो हम भी आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे, आपका एग्ज़ाम के लिए जो हेल्प करेगा। और भी कुछ बातें आपको बता दूं, मैं कुछ ऑलरेडी जो क्वेश्चन पेपर्स है, वो क्वेश्चन सेट पेपर है, सैम्पल पेपर हमने कुछ सॉल्व करके ऑलरेडी लेक्चर मतलब वीडियो दे चुके हैं। उसको ना आप देखते रहिए, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी हमने देखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, इसलिए वो लेक्चर आप देख लेंगे, उस प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ज़रूर पढ़ाई जारी रखिए, एग्ज़ाम बिल्कुल सामने आ चुके हैं और अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, नए कुछ टॉपिक लेके आएंगे, ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।